गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11 हम आपको पढ़ा रहे थे बैक्टीरिया, जिसमें हमने बैक्टीरिया के बारे में आपको बताया था। तथा पिछली क्लास में हमने आपको बताया था रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, यानी कि जीवाणुओं में जनन किस प्रकार से होता है। तो हमने बताया था कि इसमें दो जनन होते हैं, एक वर्धी और एक अलैंगिक। अब हम आपको बताएंगे, इसी की अगली हेडिंग है, उसमें लैंगिक जनन है। तो लिखेंगे, इसी की हेडिंग है, यानी कि जीवाणुओं में जनन हो रहा था वह वर्धी, फिर अलैंगिक, और आज बैक्टीरिया में जो जनन है जीवाणुओं में वो है लैंगिक जनन। तो हेडिंग डालेंगे जीवाणुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब इसी के अंतर्गत, यानी कि ये तो था आपका बीजाणुओं में जनन। अब इसी के अंदर हमने आपको बताया कि जनन प्रकार होते हैं, लैंगिक जनन तथा वर्धी जनन। तो तीसरा जो हमारा इसके अंतर्गत जो हेडिंग थी वो थी लैंगिक जनन। कौन सी थी? लैंगिक जनन, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो अभी आपने पिछली क्लास में पढ़ा था वर्धी जनन तथा लैंगिक जनन। अब लैंगिक जनन आया है तो इसमें लिखेंगे में 1946 में लेडरबर्ग व टैटम ने बताया कि 1946 में लेडरबर्ग व टैटम ने बताया कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। बताया कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन होता है। लेकिन प्रारंभिक विचारधारा के आधार पर यह बताया गया था कि जीवाणुओं में लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। लैंगिक जनन अनुपस्थित होता है। तो अगली लाइन से लिखेंगे, आधुनिक विचारधारा के अनुसार जीवाणुओं में पुनर्योजन या लैंगिक जनन 3 प्रकार से होता है। पुनर्जनन या लैंगिक जनन 3 प्रकार से होता है। नंबर 1 रूपांतरण। नंबर 1 इसके अंतर्गत लिखेंगे रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि रूपांतरण। लिखेंगे उचित पोषण माध्यम में किसी जीवाणुओं को उसी जाति के दूसरे स्ट्रेन के मृत जीवाणु के साथ संवर्धित किया जाए तो उत्पन्न नए जीवाणु की अनुवांशिक संरचना रूपांतरित हो जाती है। यह क्रिया रूपांतरण कहलाती है। इस विधि की खोज फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने सन 1929 में
न्यूमोकोकस जीवाणु में की थी। 1929 में न्यूमोकोकस जीवाणु में की थी। इन्होंने इस जीवाणु के दो स्ट्रेन्स बताए थे। जीवाणु के दो स्ट्रेन्स बताए थे। पहला संपुट युक्त तथा दूसरा संपुट विहीन, यानी कि एक में संपुट था और दूसरे में संपुट नहीं था। तो संपुट क्या होता है ये नहीं लिखना आपको, हम सिर्फ समझा रहे हैं कि चूहों के लिए घातक अवस्था, चूहों में न्यूमेरिया रोग के कारण होते हैं, वे संपुट में आते हैं। जो संपुट विहीन होते हैं तो रोगजनक पर इनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यही होता है। तो अगली हेडिंग अब रूपांतरण के बाद लिखेंगे पारगमन। दूसरी है पारगमन, ट्रांसडक्शन। पारगमन, ट्रांसडक्शन। इसमें लिखेंगे इस विधि में एक जीवाणु कोशिका के डीएनए का कुछ भाग, दूसरी जीवाणु कोशिका में डीएनए का कुछ भाग दूसरी जीवाणु कोशिका में जीवाणु भक्षी का एक विषाणु द्वारा पहुंचाया जाता है। जीवाणु भक्षी का एक विषाणु द्वारा पहुंचाया जाता है। इस विधि का अध्ययन जिंडर तथा लैडनबर्ग ने 1952 में किया था। जडरबर्ग ने 1952 में किया था। अब अगली लाइन से लिखेंगे पारगमन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। पारगमन प्रक्रिया निम्न प्रकार से होती है। नंबर 1, जीवाणु भक्षी जीवाणु कोशिका पर आक्रमण कर अपना डीएनए जीवाणु कोशिका में प्रवेश करा देता है। नंबर 2, जीवाणु भक्षी के एंजाइमों के प्रभाव से जीवाणु का डीएनए छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता है। तो ये थे आपके पारगमन। अब तीसरी हेडिंग डालेंगे संयुग्मन। संयुग्मन जिसे कहते हैं कॉन्जुगेशन। तो इसमें लिखेंगे वॉलमैन तथा जैवक्स ने 1956 में संयुग्मन का वर्णन किया था। इन्होंने बताया कि इन्होंने जिसपे किया उसका जो बैक्टीरिया था वह था कोलाई। इन्होंने बताया कि कोलाई जीवाणु की आबादी में F+ तथा F- आबादी में F+ तथा F- दो प्रकार के जीवाणु होते हैं। F+
तथा F माइनस 2 प्रकार के जीवाणु होते हैं जो संयुग्मन द्वारा जनन प्रदर्शित करने में सक्षम होते हैं। F कोशिका में F प्लाज्मिड होता है जबकि F माइनस में प्लाज्मिड अनुपस्थित होता है। तो ये था आपका संयुग्मन। अब डायग्राम बनाएंगे। यह हेडिंग डालेंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। हेडिंग डालेंगे जीवाणुओं का आर्थिक महत्व। Significance, economic importance of bacteria. Economics importance of bacteria. Economics importance of bacteria यानी कि जीवाणुओं का आर्थिक महत्व, यानी कि जीवाणु हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी हैं ये हम आपको बता रहे हैं। तो नंबर 1 लिखेंगे। देखिए ये हमारे लिए उपयोगी तथा लाभदायक दोनों से हैं। उपयोगी भी हैं तो उपयोगी किस प्रकार से हैं, सबसे पहले हम उन्हीं को लिखेंगे। तो लिखेंगे सबसे पहले लाभदायक क्रियाएं। नंबर फर्स्ट की है लाभदायक क्रियाएं। यूजफुल एक्टिविटीज। तो लिखेंगे जीवाणुओं में होने वाली लाभदायक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। जीवाणुओं में होने वाली लाभदायक क्रियाएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले उद्योगों के रूप में, सबसे पहले नंबर 1 इसी के अंतर्गत है उद्योगों के रूप में। उद्योगों के रूप में तो इसके अंतर्गत लिखेंगे। अब उद्योगों के रूप में तो उद्योग कई प्रकार के होते हैं और उससे बिजनेस होता है, व्यापार चलता है। तो सबसे पहले है उद्योग में कौन सा आएगा, डेयरी उद्योग। डेयरी उद्योग में नंबर 1 डेयरी उद्योग में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि दूध जो फटता है तो बैक्टीरिया के कारण ही, तो बैक्टीरिया बहुत लाभदायक है दूध के लिए, क्योंकि दूध को फाड़ के ही दही बनाया जाता है तथा पनीर बनाया जाता है और घी भी बनाया जाता है। यदि वह फटेगा नहीं तो दूध से दही तथा पनीर और घी नहीं बन पाएगा। तो लिखेंगे दूध में उपस्थित स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिस
एवं लैक्टोबैसिलस लैक्टिक नामक जीवाणु दूध में उपस्थित लैक्टोज शर्करा का किण्वन करके उसे लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देता है जिसके कारण दूध फट जाता है या खट्टा हो जाता है। अगली लाइन से लिखेंगे, लैक्टिक अम्ल जीवाणु दूध की कैसीन नामक प्रोटीन की बूंदों का एकत्रीकरण करके दूध को दही तथा पनीर में बदलने में सहायक होते हैं। आप सभी जानते हैं कि डेयरी उद्योग में जब डेयरी में पनीर तथा मक्खन का उत्पादन किया जाता है तो उसमें बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि आपको कभी अगर दही जमाना होता है तो आपको दूसरे के यहाँ या पड़ोसी के यहाँ से या दुकान के यहाँ से दही लाना पड़ता है। और दही को क्या करते हैं, अगर ये मान लीजिए जार है तो इसके चारों ओर इसे लगा दिया जाता है और फिर इस पर क्या कर दिया जाता है, दूध को डाल दिया जाता है। फिर जो इसमें लैक्टिक नामक पदार्थ है वह इससे टकराता है और टकराने के कारण क्या होता है, दूध फट जाता है, खट्टा हो जाता है और दही जम जाता है। तो ये सब किसके कारण होता है, बैक्टीरिया के। लेकिन यदि दूध गर्म होता है और ठंडे स्थान पर रखा जाता है तो दूध से दही नहीं जमता है, क्योंकि उस समय जो बैक्टीरिया होते हैं वे निष्क्रिय हो जाते हैं। अगर अधिक शीत वाले स्थान पर से रखा जाए तो बैक्टीरिया वहाँ पर निष्क्रिय हो जाएंगे।